नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे एक और नए एपिसोड में पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे इन वीडियोस में हम आपको स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जगत में हो रही नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। बीमारियों के बारे में, उनके क्या उपचार अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आँखों से जुड़ी एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हर दूसरा व्यक्ति दो चार होता है। यह समस्या खास तौर से आपको जिस तरह की सिम्टम्स देती है उसमें आपकी आंखों में इचिंग होना, ऐसा लगना कि आंखों में कुछ गड़ रहा है और आंखों में खुजली टाइप की होना, कभी कभी आंखें आपकी लाल भी हो सकती हैं। तो ये समस्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ड्राई आइज़ के नाम से जानी जाती है। इस समस्या की विस्तारपूर्वक जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद हैं शहर की जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति बिंद्रा के साथ। डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि ये जो ड्राई आई है एग्जैक्टली होती क्या है। ड्राइनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे आँखों में बनने वाले आंसू कम बनते हैं या बन रहे हैं और इवेपोरेट हो जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे आइज़ को मॉइस्चर कम मिलता है, ल्यूब्रिकेशन कम रहता है। इस कंडीशन को ड्राई आइज़ कहते हैं। जी, तो ये जो ड्राई आइज़ के बारे में आपने संक्षेप में बताया कि हम इसको ये समझ सकते हैं कि जब आपकी आँखों में प्रॉपर लुब्रिकेशन की जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो रही है और आंसू आपके प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे हैं, तो ये समस्या आपकी आंखों में आ सकती है। तो ये जो आँखों में आप बता रहे हैं कि जो लुब्रिकेशन की समस्या आती है, तो लुब्रिकेशन एग्जैक्टली थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है, किस तरह से ये लुब्रिकेशन क्रिएट होता है आँखों में और इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह की होती है। आंसू 3 लेयर्स में बनते हैं। आँखों के अलग अलग पार्ट्स में ग्लैंड्स रहती हैं, जिनसे 3 लेयर्स में म्यूकस, एक्वस और लिपिड लेयर में आंसू बनते हैं। हर लेयर का अपना अलग फंक्शन है। अगर म्यूकस और एक्वस लेयर कम बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई। अगर लिपिड लेयर का कम फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आई। जी, तो जैसा कि आपने बहुत संक्षेप में बताया कि इन 3 लेयर्स के क्या काम होते हैं और किस तरह की अबनॉर्मलिटी अगर उसमें आ जाती है तो ये समस्या शुरू होती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या होती है, जो अबनॉर्मलिटी आपकी आंखों में आती है, तो उसका रीज़न क्या पाती हैं आप? बहुत से कॉजेज़ हैं। आंसू कम बनने का सबसे बड़ा कॉज है एज। एज के साथ हमारी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग कम हो जाती है, जिससे आंसू कम बनते हैं। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉगरन सिंड्रोम, इनके साथ एसोसिएटेड है आंसू का कम बनना। फिर थायराइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत से लोगों को ड्राइनेस एसोसिएटेड है। कुछ टैबलेट्स हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एलर्जिक्स हैं, जिनको ज़्यादा लेने से एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है कि आइज़ में ड्राइनेस हो। दूसरे कारण जिससे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, उसमें सबसे कॉमन कारण है हमारी मीमोबियन ग्लैंड्स का डिसफंक्शन। जो ग्लैंड्स हमारी पलकों पे होती हैं उनका ब्लॉकेज होना, जिससे कि लिपिड लेयर प्रॉपर नहीं बनती। जो लोग कंप्यूटर पे बहुत देर काम करते हैं या जिनको पार्किंसंस डिजीज़ है, उन लोगों का ब्लिंक रेट कम रहता है, जिसके कारण टीयर्स का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें ड्राइनेस रहती है। जी, तो आपने इसके जो कॉज हैं उसके बारे में बता दिया, जो कंडीशंस हैं उसके बारे में बता दिया। अब बात आती है कि क्या ऐसे सिम्टम्स नज़र आएँ और कितने समय तक आएँ तो किसी भी व्यक्ति को नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। शुरुआती सिम्टम्स बहुत वेग रहते हैं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आइज़ में सिर्फ थकावट महसूस होती है, सुबह आइज़ अच्छी रहती हैं, हेल्दी फील करते हैं। शाम होते होते जब हमारा काम का ड्यूरेशन काफ़ी हो चुका है, तब आइज़ में थकावट आने लगती है। रेडनेस रहती है, कंटिन्यूस रेडनेस रहेगी, ग्रिटी फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा आँख में कुछ फंस रहा है, कुछ है आँख में, या जलन होगी। कई बार सिवियर ड्राइनेस में रिफ्लेक्स टीयरिंग जिसको बोलते हैं, मतलब एक्सेसिव आंसू निकलना, वो एक हमारी आइज़ का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, जिसके कारण एक्सेसिव ड्राइनेस में ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स होता है। अगर ये सब सिम्टम्स बहुत लंबे समय तक रहें, आपको रेडनेस नहीं रिजॉल्व हो रही है, तब आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।
तो अब जब मान लीजिए ये सिम्टम्स आपने बता दिए कि इस तरह के हैं और प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लंबे समय तक वो आँखों में समस्या आ रही है, तो अगर कोई पेशेंट इस समस्या को लेकर के आपके पास आता है तो किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस, किस तरह की जांचों की ज़रूरत होती है जिससे आप पता लगा पाते हैं कि ये समस्या क्या है? सबसे बेसिक टेस्ट ड्राइनेस के लिए शर्मा टेस्ट है, जिसमें इट इज़ अ स्ट्रिप टेस्ट। आइज़ में एक स्ट्रिप लगाते हैं जिससे हमें ये मालूम चलता है आंसू की क्वांटिटी कितनी बन रही है। सबसे पहले ये करते हैं, फ्लोरेसेंट स्टेनिंग किया जाता है जिससे हमें इवेपोरेशन टीयर्स का कितना हो रहा है ये मालूम चलता है। बाकी अब बहुत एडवांसमेंट्स हो चुके हैं जिसमें हम मीवोग्राफी, जिससे मेबोबियन ग्लैंड्स देख सकते हैं, टीयर ऑस्मोलैरिटी को चेक कर सकते हैं, लिपिड का कितनी क्वांटिटी है हमारे टीयर्स में ये चेक कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हर उस पेशेंट में जिनको ड्राइनेस की कंप्लेन रहती है हम करते हैं। जी, तो कई बार होता है मैम कि कुछ लोगों को ये समस्या हो रही होती है लेकिन उसको वो प्रोलॉन्ग करते हैं कि चलो हम दिखा लेंगे बाद में कर लेंगे, टेम्परेरी होगी, और फिर वो बढ़ती चली जाती है समस्या। तो ये अगर समस्या को एक लंबे समय तक आप ना देखें या नेत्र रोग विशेषज्ञ की इसमें सलाह ना लें, उनका इंटरवेंशन ना हो, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आप देखती हैं कि इसमें हो सकते हैं? आंसुओं का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट अगर ये हमारी आँख में जाता है तो आंसू उसको वॉश आउट करता है, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को। जब आंसू की कमी बहुत लंबे समय तक है तो हमारी आँखों में इन्फेक्शंस जल्दी हो जाएंगे, इन्फेक्शंस हील धीरे होंगे, जिससे कॉर्नियल अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, आँख में पस पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, जिससे अल्टीमेटली हमारी नज़र कम हो जाएगी परमानेंटली। दूसरा, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, आप कितने कंफर्ट से हर काम कर पाएँ, कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं या आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे की, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली हो जाती है अगर लंबे समय तक आपको ड्राइनेस रहती है तो। जी, तो अब बात आती है इसको कैसे ट्रीट किया जाए, तो इसके लिए किस तरह के उपचार उपलब्ध हैं वो थोड़ा दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ द क्योर। ऐसे सब चीज़ें जिससे हमें ड्राइनेस ना हो वो हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। समर्स में बहुत डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग, आपके फेस पे एयर कंडीशन की हवा आए, विंटर्स में हीटर बहुत ज़्यादा रहे, कोई भी एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। अगर आप सनलाइट में जा रहे हैं, वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट आइज़ पे नहीं आए। कंप्यूटर स्क्रीन्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, आपको काम के बीच में ब्रेक्स लेना रहेगा। एक 20-20-20 रूल है जिसे फॉलो करना चाहिए, जिसमें एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स लुक एट अ डिस्टेंस विच इज़ 20 फीट अवे, जिससे आईज़ रिलैक्स हो जाती हैं, प्रॉपर ब्लिंकिंग रहती है और ड्राइनेस कम रहती है। डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हर चीज़ जिसमें विटामिन ए है वो लें, कैरेट्स, ब्रोकली, ओमेगा फैटी एसिड के सब्स्टिट्यूट्स लीजिए, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, ये इम्पॉर्टेंट है डाइटरी फैक्टर्स में। देन लुब्रिकेटिंग्स आर द ट्रीटमेंट, इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट इज़ अवेलेबल। ड्रॉप्स के फॉर्म में रहता है जिसको आपको यूज़ करना रहता है डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना सिवियरिटी है ड्राइनेस का। और सपोजिटली अगर आपने जैसे ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में बता दिया, लेकिन कभी कभी होता है कि ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, समस्या इतनी बढ़ चुकी होती है, तो क्या कभी इस समस्या को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल, सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जब मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं क्योर हो रही है कंडीशन, तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। पंक्टल प्लग्स अवेलेबल हैं जिससे हमारे आंसू पे ड्रेन होने का जो रास्ता है, जो पैसेज है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जो भी टीयर प्रोडक्शन हो रहा है वो आइस में रिटेन रहे। तो पंक्टल प्लग्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। जिन लोगों को किसी भी ड्रग रिएक्शन के कारण या इन्फेक्शन के कारण ड्राइनेस हुआ है, उन लोगों में एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन या म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है, जिससे ड्राइनेस में हेल्प मिलती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफ़ी गहराई से और काफ़ी विस्तार के साथ इस समस्या के बारे में दर्शकों को जानकारी दी। दर्शकों, अगर आपके ड्राई आई को लेकर के किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू।